ओके। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास तीन टाइप के सेक्शंस होते हैं, है ना। बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड। हमने ये भी पढ़ा था एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें पता लगाना होगा कि हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस। ओके, सो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं जो भी डाटा है क्वेश्चन का वो लिख रहा हूँ। ओके, सो देयर इज अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जो बीम है आपकी सिंगली रेनफोर्स्ड है। ये डाटा क्यों गिवन है? इस डाटा से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो हमारी बीम में रेनफोर्समेंट है वो सिर्फ वहां पर है जहां पर हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस है। ओके, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसका साइज है 350 mm by 600, 350 mm by 600। ओके, इसमें इफेक्टिव कवर गिवन है 50 mm का। इफेक्टिव कवर इज सेम एज क्लियर कवर, है ना। ये गिवन है आपको 50 mm का। ओके, इसमें जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट इज बाय 4 bars ऑफ 20 mm डाया, है ना। सो इसका डायामीटर रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, 5 से इस डाया कितना है 20 mm, और ये रहता है नंबर कि कितने नंबर ऑफ बार्स हमने अपनी बीम में लगाए। ओके, जो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल यूज हुआ है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, है ना। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे HYSD रेनफोर्समेंट, और ये है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें आता है M20 प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट के जो ग्रेड्स होते हैं उसमें। ओके, अब हमें ये निकालना है वेदर अब सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड और बैलेंस्ड। ओके, ये हमें चेक करना है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन कब होता है? जब हमारा Na क्या होता है, लेस देन होता है Nc। सॉरी, ओवर रेनफोर्स्ड है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, जब Na होता है ग्रेटर देन Nc। अंडर रेनफोर्स्ड क्या होता है? जब Na लेस देन Nc होता है। और बैलेंस कब होता है? जब Na इक्वल टू Nc होता है। ये चीजें हमें पता है, मतलब कि अगर हम ये दोनों वैल्यूज निकाल लें, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकाल लें और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेक्शन कैसा है। ओके, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। आपके पास फॉर्मूला है एक्चुअल, फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। फॉर्मूला क्या है आपके पास? B इंटू Na² / 2, दिस इज इक्वल टू MAST D माइनस Na, है ना। ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें वैल्यूज देखिए क्या क्या चाहिए। B तो आपको डायरेक्टली गिवन है, विड्थ ऑफ द बीम, है ना। Na आपको निकालना है, आपको M चाहिए, AST चाहिए, स्मॉल d चाहिए, है ना, और N फिर से निकालना है। तो चलिए ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना। M का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। M का फॉर्मूला क्या होता है? 280/3 सिग्मा CBC। ओके, सिग्मा CBC फॉर M20 कंक्रीट इज 7 Nm/mm²। ये आपको बोर्ड से मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ जाती है, सॉल्व करके अपने आप देखिएगा वीडियो पॉज करके, दैट इज 13.63। और मॉडुलर रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सो ये आ गई हमारी मॉडुलर रेशियो की वैल्यू। अब EST देखिए, जो रेनफोर्समेंट है उसका सेक्शन होता है सर्कुलर, है ना। और सर्किल का डाया क्या होता है? πr² और π/4 d², है ना। यही तो सरफेस एरिया है हमारे रेनफोर्समेंट का। जैसे ये इसी तरह की बात होती है, और ये क्या है? सर्कुलर सेक्शन है, और इसका एरिया क्या होगा? πr², और अगर डायमीटर पे देखेंगे तो π/4 d²। तो ये डायमीटर हमें गिवन है, नंबर ऑफ बार्स, सो AST हो जाएगा, एक बार का एरिया क्या होगा? π/4 d², है ना। सो कितने नंबर ऑफ बार्स हैं? 4, तो 4 × π/4 d²।
ओके, अब डी का वैल्यू कितना गिवन है, डी का वैल्यू हमें गिवन है 20 स्क्वायर, 20 गिवन है तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 कैंसिल, दिस इज 3.14 एंड दिस इज 400 है ना, 4 3 जा 12 तो 1200 हो जाएगा, 14 4 जा 56 यानी 1256 है ना, चेक कर लीजिए यही आना चाहिए आई गेस, सो दैट वुड बी 1256 mm। ओके, ये भी आपका mm स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया डी है ना। अब डी आप कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ, एंड इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर, क्लियर कवर इज सेम एज इफेक्टिव कवर। सो कैपिटल डी कितना गिवन है 600 mm, 600 माइनस 50 so that would be 550 mm। और अब आपके पास यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमें जितनी वैल्यूज चाहिए वो सारी अवेलेबल है। पुट करिए फॉर्मूला, दैट इज 350 into na square by 2। okay, this is equal to m is 13.33, ast is 1256 and d is 550 minus n। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा है ना। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता है कैलसी से वो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलसी से कैसे सॉल्व करते हैं। वरना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। यहाँ से दिस वुड बी 175 na स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई, मैं कर ही लेता हूँ चलिए, दिस कम्स 17650 समथिंग है ना, कुछ पॉइंट में आ रहा, पॉइंट के बाद की वैल्यूज में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट आंसर निकालेगा। सो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस एन, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय एन, माइनस है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, सो 175 एन स्क्वायर प्लस 16750 एन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आता है समथिंग, और ये इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज समथिंग 9213051.12। आई डोंट नो, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आप लोग कैलसी से सॉल्व करिएगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी है ना। मैं रेंडमली ऐसे ही सॉल्व किया है मैंने। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस में होगी। अगर आपको कैलसी से सॉल्व करना नहीं आता है तो मोबाइल में भी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो मैंने सॉल्व किया था तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, भी नियरली आएगा। सो एन की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा -282.24 mm एंड दूसरी वैल्यू आएगी 186.52, 186.525 है तो इसे 53 कर देते हैं m। ओके, सो अब कोई भी डेप्थ निगेटिव में तो हो नहीं सकती है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि डेप्थ आपकी निगेटिव में हो। Na क्या है, Na डेप्थ ही तो है, तो निगेटिव में हो नहीं सकती है, तो ये आंसर तो कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी 186.53 mm है ना। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इधर ये तब कर देता हूँ और फिर हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एनसी। तो जिसे लिखना तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। वैसे कोशिश तो यही करिए कि अपने आप सॉल्व करिए, क्योंकि तरीका आपको पता है ना। अब एनसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज के इंटू स्मॉल डी। ओके, के वाज द कांस्टेंट, के इंटू स्मॉल डी, और के की वैल्यू क्या थी, m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस। ओके, ये वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दी। सारी वैल्यूज आपको पता है। एच वाई एस डी बात के लिए सिग्मा एस टी होता है 230,
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके ओके, पुट करिए वैल्यू 13.33 दैट इज m इंटू 7 डिवाइडेड बाई 13.33 इंटू 7 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 550। ओके तो ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर आ जाती है 0.288 समथिंग, 0.288 multiplied by 550, so this will be 158.76 mm। ओके मैंने ये 0.28856 समथिंग आता है, तो मैंने वो यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। आप लोग अगर कैलसी से डायरेक्टली सॉल्व करते चले जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिफर हो, लेकिन 158 159 इतना ही आएगा आंसर। ओके सो हमें जो दो चीजें चाहिए थी Na और Nc दोनों मिल गया है, और हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि दैट Na इज ग्रेटर देन Nc, और Na इज ग्रेटर देन Nc किस कंडीशन में होता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसका मतलब कि जो आपका सेक्शन है वो कैसा है? ओवर रेनफोर्स्ड है। और ओवर रेनफोर्स्ड में क्या होता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कौन सा मटेरियल पहले फेल करता है? कंक्रीट, है ना। कंक्रीट ओवर रेनफोर्स्ड की कंडीशन क्या होती है? जो Ca होता है वो बराबर हो जाता है सिग्मा Cbc के। मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं Ca की वैल्यू यहाँ से कितनी है? सिग्मा Cbc जितनी, मतलब 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और सिग्मा St कितना है वो पता था, बट इट इज Ta would be less than सिग्मा St। ये कंडीशन होती है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की। अब अगर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिजाइन में पहुंचेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए अगर आपको सेक्शन चेक करना है तो आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके जिसको जो कुछ भी लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Okay, so next topic is movement of resistance। ओके बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए आप लोगों ने सबने मूवमेंट पढ़ा है, पहले तो ये समझिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। बहुत से बच्चों का आरसीसी हो जाता है ना, स्ट्रक्चर हो जाता है, बट उन्हें यही नहीं पता चलता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। उसके लिए हमें पहले समझना होगा मूवमेंट क्या है। ठीक है, मूवमेंट आप सब लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया है और मैं मूव करा रहा हूँ इसे, है ना, तो क्या होगा? मूवमेंट जनरेट होगा, है ना। या फिर किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे डिस्टेंस आता है हमारे पास मूवमेंट आता है। लोड यहाँ पर लग रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखना है, तो क्या है? मूवमेंट है। बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है? हमारा डोर्स होते हैं, एक तरफ से ओपन करते हो। अब ये सोच के देखो डोर में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? ठीक है, अगर आपने डोर को ओपन किया है और वो ओपन हो गया है, इसका मतलब क्या है? डोर आपको रेजिस्ट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? मतलब कि आपने डोर को खींचा और डोर ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है कि डोर आपके फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है आपको जाने से, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। पॉइंट क्लियर है ना। बट अगर आप डोर खींच रहे हो और पीछे से कोई और खींच रहा हो, है ना, तो आप अब जो मूवमेंट लग रहा है उसको कोई रजिस्ट कर रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे बीम में। ठीक है, बीम में जैसे ही मूवमेंट आता है उसको रेजिस्टेंस मिलता है ना। वो रोकता है खुद को बेंड होने से, है ना। अब बेंड होने से कैसे रोकेगा? कौन रोकेगा उसे? सिर्फ एक ही चीज है जो सब कुछ रोक रही है, और वो है आरसीसी,
मतलब मटेरियली तो है जो सारा लोड रोक रहा है, भले वो कंप्रेशन लगा रहा हो लोड या मूवमेंट आ रहा हो लोड की वजह से, जितने भी इम्पैक्ट लोड की वजह से आ रहे हैं उनको कौन कैरी कर रहा है? मटेरियल, है ना। तो रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट मिल के क्या करते हैं, उसको रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस आता है मटेरियल की तरफ से, उसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने लोड लगाया, सपोज ये आपकी कैंटिलीवर बीम है ना, ये कैंटिलीवर बीम है, ऊपर से लोड लगा तो ये मूवमेंट आएगा आपका, है ना। मूवमेंट आएगा तो यहाँ पर जो पीछे कनेक्शन है वो इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा कि ये जो मूवमेंट है ये रोक लिया। अब अगर वो उतना स्ट्रेंथ होगी उसकी, अगर लोड कम है मूवमेंट कम है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ठीक रहेगा। अगर लोड बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके कंपेरिजन में कम है तो बेंडिंग हो जाएगी। वो एक अलग पार्ट है, वो हम डिजाइन में देखेंगे। बट अभी समझने वाली बात सिर्फ ये है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है जो मटेरियल देता है। जैसे स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है मटेरियल से आ रहा है ना, वो क्या है? स्ट्रेस है। वैसे ही जो आप मूवमेंट लगा रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस मटेरियल आपको वापस कर रहा है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर होगा आपको। अब क्या है, जैसे प्रेशर है ना, लोड पर यूनिट एरिया लगाया आपने, आपको स्ट्रेस मिला, लेकिन दोनों का यूनिट तो सेम है ना। मतलब जितना, अगर ये ज्यादा हुआ तब तो फेल ही कर जाएगा। अगर सपोज मूवमेंट ज्यादा हो गया, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है, तब तो क्या होगा? आपका बीम बेंड कर जाएगा, फेल ही कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कम है, सपोज जितना इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे कम है ये, तो क्या होगा? आपने मूवमेंट लगाया तो उतना ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा जितना आपने मूवमेंट लगाया है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है बीम में 20 किलो न्यूटन मीटर, है ना। किलो न्यूटन मीटर होती थी यूनिट, ओके। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपका 15 किलो न्यूटन मीटर। इस कंडीशन में क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा लग रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है, मतलब जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो क्या होगा? बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। बट अगर यहां पर लग रहा है 12 किलो न्यूटन मीटर और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम है 15, मतलब इतना तक रेजिस्ट कर सकता है आपका मटेरियल, तो ये सेफ है। बट यहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा होगा? 12 किलो न्यूटन मीटर, है ना। मतलब अब मटेरियल ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि मैं 15 तक कैरी कर सकता हूँ तो मैं अब तुमको अपनी ताकत दिखाता हूँ। भले ही तुम 12 लगा रहे हो लेकिन मैं रजिस्ट करूंगा 15 को, वो तो नहीं होगा ना, है ना। जितना मूवमेंट आ रहा है उतना ही रजिस्ट करेगा, है ना। तो हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल लें या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लें, या फिर बेंडिंग मूवमेंट निकाल के बोलते हैं उसे कि वही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ज्यूम करके कि हम फेल नहीं कर रहे हैं, हम अभी लिमिट में, दोनों सेम चीजें, ओके। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके लिए हमें फिर से आना पड़ेगा स्ट्रेस डायग्राम में, ओके। सो मैं यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ आपका, ठीक है। इधर बना लेते हैं, मैं स्ट्रेस डायग्राम आपका बना रहा हूँ एक्चुअल लोडिंग में। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितनी होगी? CA, और ये डेप्थ क्या होगी? डेप्थ ऑफ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और ये कंप्लीट डेप्थ होगी आपकी स्मॉल d। दिस वुड बी TA एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मॉडुलर रेशियो का यहाँ पर डिवाइड कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम। अब मैंने बोला मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे बेंडिंग मूवमेंट निकलता था, है ना, क्योंकि हम मान रहे हैं कि फेल नहीं हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता था बेसिक। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, है ना। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है। अब देखिए इधर कंप्रेशन लग रहा है, मतलब मैं अगर ये मानूं कंप्रेशन की डायरेक्शन ये है, टेंशन की डायरेक्शन ये है, तो कंप्रेशन की डायरेक्शन ये होगी और इसकी उसका अपोजिट ही होगा, है ना। तो ये एक, ये आपकी डेप्थ है, कंप्रेशन इधर खींच रहा है और टेंशन इधर खींच रहा है, इसी वजह से आएगा मूवमेंट हमारे पास, है ना, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं इस डेप्थ को। सो पूरी डेप्थ कितनी इन्वॉल्व है, हम क्या करते थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, है ना। सपोज ये फोर्स है, ये फोर्स है ना, और यहाँ पर मूवमेंट निकालना है, तो फोर्स और पॉइंट, मतलब फोर्स का इम्पैक्ट जहाँ पर है और पॉइंट का इम्पैक्ट कहाँ है, इस डिस्टेंस का हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो मैं मूवमेंट सपोज ये 2 है, 2 किलो न्यूटन और ये 2 मीटर है, तो कितना हो जाता था 4 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर आपका मूवमेंट लग जाता था। अब फोर्स क्या, आप किसी को भी फोर्स मानो, अगर इसको फोर्स मानोगे तो ये पॉइंट है जो इम्पैक्ट में आ रहा है, और अगर इसको कंप्रेशन को फोर्स मानोगे जो टेंशन का पॉइंट है वो इम्पैक्ट में आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस है ये वाली, है ना। फिर से समझ लो, हमने क्या यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये अब कंप्रेशन इसको आगे की तरफ खींच रहा है, टेंशन इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो आप ये पूरी लाइन है, तो मेरा मार्कर छोटा है, ठीक है। सो क्या होगा, अगर आप इसको पॉइंट मान रहे हो तो ये फोर्स बन जाता है ना, और अगर इसको पॉइंट मान रहे हो तो ये फोर्स बन जाता है, मतलब फोर्स और पॉइंट, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, तो जो ये डिस्टेंस है ना, वो ये पूरी डिस्टेंस होगी जहां पर भी फोर्स लग रहा होगा, है ना, पूरी डी नहीं होगी जहां पर भी फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स कहाँ लग रहा होगा, जहां टोटल एरिया कंसंट्रेटेड होगा, है ना। सो यहाँ से फोर्स अगर निकालोगे तो कहाँ पर होगा, सेंट्रॉइड पर ऑब्वियसली, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो इस फोर्स में सेंट्रॉइड कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके, समझ में आ रहा है। ये इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, हो सकता है ये लीवर आर्म थोड़ा समझ में आया हो। हमें 2 फोर्स चाहिए, मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं लीवर आर्म। ये है कंप्रेशन फोर्स और ये है टेंसाइल फोर्स, है ना। अब आप इसको वर्टिकल कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये है कंप्रेसिव फोर्स, ये है टेंसाइल फोर्स और ये है लीवर आर्म। और ये फोर्स कम, टेंसाइल फोर्स तो सिर्फ इसी लाइन में लग रहा है, तो उसका पॉइंट तो हमें पता ही कहाँ लग रहा है, बट जो कंप्रेसिव फोर्स है उसका ये पूरा एरिया है ना। सो कहाँ पर मानोगे आप, सेंट्रॉइड पर। जब ये एरिया की बात होती है तो आप कहाँ पर मानते हो, सारे लेयर्स में अलग अलग निकालते तो हो नहीं, क्या मानते हो कि सेंट्रॉइड पर लग रहा है। और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपको पता है कितने डिस्टेंस पर होता है, ये होता है 1/3 पर बेस से, तो ये बेस है, पूरी डिस्टेंस कितनी है ट्रायंगल की, सॉरी डेप्थ कितनी है, Na है, तो सेंट्रॉइड कितने पर होगा, Na/3 पर, तो लीवर आर्म आपका क्या हो जाएगा, D - Na/3। ओके, सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये चेंज होकर बन जाती है लीवर आर्म, और क्यों बन जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई लीवर, ठीक है। ये हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप देखो छोटी छोटी बातें हैं बस समझने वाली है। आपके पास 2 मटेरियल है, एक है कंक्रीट और दूसरा है स्टील। हमने क्या कहा था, हमने बात की थी कि सपोज बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 12, है ना। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का 10 है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग हो सकता है, स्टील का 20 है, ठीक है। आपका बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 12, ये तो झेल जाएगा बट ये नहीं झेलेगा, है ना, क्योंकि ये 10 पे ही फेल हो जाएगा। अब जो लोड लग रहा है उसको तो पता नहीं है कि मैं मटेरियल देख के लगूं, है ना, मैं अभी कंक्रीट में लग रहा हूँ तो थोड़ा कम लगूं, बहुत इमोशनलेस होता है लोड, है ना, तो उसको इस सब से मतलब नहीं है। मतलब हम पॉइंट क्या है कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील दोनों का चाहिए, और जिसका कम होगा हम पूरे सेक्शन में, पूरे सिस्टम में वही मानेंगे कि भाई टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब सपोज अगर ये 10 और 20 है तो हम मानेंगे कि पूरी आरसीसी बीम जो है वो सिर्फ कितना ले रही है, 10। अंडरस्टूड,
ठीक है, वो सिर्फ कितना कैरी कर रही है, 10 किलो न्यूटन मीटर, और हम फिर लोडिंग उसी हिसाब से लगाएंगे जो हम डिजाइन में सीखेंगे, ठीक है। सो अलग अलग निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील का। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी। ओके, बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट। देखो नीचे तो हम कंक्रीट को मानते ही नहीं है, मतलब कंक्रीट हमें कहाँ मिलेगा, सिर्फ जहाँ पर कंप्रेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्ट्रेस। यहाँ कितनी है सी, यहाँ कितनी है 0, यही तो दोनों है। अब स्ट्रेस तो चेंज हो रही है ना इसमें, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर 0। तो अब सारे का निकाल के, आपको सारी लेयर्स का निकाल के या फिर उसे इंटीग्रेट करो, वैसा हमें नहीं करना है। हम मान लेते हैं एवरेज स्ट्रेस। अब एवरेज स्ट्रेस क्या होती है, 4 और 2 का एवरेज क्या है 3, यानी 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम स्ट्रेस सी है, मिनिमम स्ट्रेस 0 है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा सी ए + 0 डिवाइडेड बाई। ओके, सो ये हो गए स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है। अब मैंने यहाँ पर सेक्शन बनाया नहीं है, आपको दिखेगा तो मैं बना देता हूँ, दिख रहा है। ये सेक्शन ऐसे ही होगा ना, मतलब ये कंप्रेशन वाला पार्ट है जहाँ पर कंक्रीट होगा, ये है बी और ये है एन। तो एरिया कितना हो गया यहाँ पर बी इंटू एन, ठीक है। और यहाँ पर एस टी है, नीचे कंक्रीट का एरिया तो लेते नहीं, सिर्फ एस टी का लेते हैं। और लीवर आर्म हमने कितना निकाला था, बी माइनस एन ए बाई डी माइनस। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट। ओके, अब निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्टील। फिर से एवरेज स्ट्रेस, यहाँ पर तो एक ही स्ट्रेस है, तो एवरेज का कोई मतलब ही नहीं है, टी ए बाई एम। ओके, देन एरिया ऑफ स्टील, बट एरिया ऑफ स्टील को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस चेंज किया, ये भी चेंज करो, एम ए एस टी हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील कम होता है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई। लीवर आर्म आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो इट वुड बी बी माइनस एन ए बाई। ओके, अब एम कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी टी ए इनटू ए एस टी डी माइनस एन ए बाई। ये तो हो गया हमारे बेसिक फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, जिसको समझ नहीं आया फिर से समझ लो। मुझे लग रहा है सिर्फ लीवर आर्म वाले पार्ट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बाकी तो क्लियर होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको ये नहीं लिखते क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, बट फॉर द डिजाइन मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, है ना। कोई आपसे लड़ जाएगा, कोई सिविल इंजीनियर का, तो नहीं बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, कहते भैया नहीं होता है, ठीक है, बट मैथमेटिकली ये इसके बराबर ही होगा यार, इक्वल। मतलब अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है, ये सेफ है अभी, तो मतलब ये उतना ही रेजिस्टेंस लगा रहा होगा ना जितना है, अपनी पूरी ताकत तो नहीं लगा देगा, है ना। हो सकता है ये मेरे से 10 गुना ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, बट अभी तो नहीं कैरी कर रहा होगा ना, अभी तो इसका रेजिस्टेंस उतना ही होगा ना जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो जितना बेंडिंग मोमेंट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कॉमन सेंस की बात है ना। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होती है लीवर आर्म। लीवर आर्म मींस दो फोर्स के, दो अपोजिट फोर्स के बीच का डिस्टेंस, है ना। हमने समझ लिया है, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर दो जैसे फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर इम्पैक्ट निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना। अब इम्पैक्ट कहाँ से, फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के लिए, है ना। अब यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो हमने वहीं पर मान लिया है, बट यहाँ पर एक एरिया में फोर्स लग रहा है तो उसको वो सेंट्रॉइड पर अप्लाई करेगा। वो एरिया ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमें पता है बेस से डेप्थ बाई 3 पर होता है, डेप्थ Na है तो Na बाई 3 हो जाएगी। सो इस फोर्स से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस Na बाई 3, ये हो गई लीवर आर्म। अब हमने स्ट्रेस देखा कंक्रीट में, तो बहुत सारे स्ट्रेस है, पूरा एरिया ही है ट्राइंगुलर। सो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस ली, मिनिमम स्ट्रेस ली, उसका मल्टीप्लाई बाय
एरिया ऊपर वाले ब्लॉक का एरिया न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर b इंटू एन ए एंड लीवर ऑफ d माइनस एन ए बाई 3। डन। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्टील मैंने बताया क्यों दोनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक भी फेल हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सो स्ट्रेस टी ए बाई एन, क्योंकि एक ही स्ट्रेस है और कोई स्ट्रेस है ही नहीं है। एरिया ए एस टी आपने पढ़ा है कि जिसके भी टर्म में रखना है, कंक्रीट के टर्म में रखना है, तो हमें इसमें m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई d माइनस एन ए बाई 3, जो कि लीवर आर्म डेप्थ है और वो सेम रहेगी। ओके, अब यहाँ पर जो मेन बात बनती है कि सपोज आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन डिसाइड करेगा? कंक्रीट डिसाइड करेगा या स्टील डिसाइड करेगा, है ना? दोनों को चाहिए अपनी 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 ताकत। कोई कंक्रीट कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा, स्टील कहता है मैं डिसाइड करूंगा, है ना? तभी प्रॉपर्टीज आती हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। जल्दी से प्रॉपर्टीज लिख लो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। क्या होता है? Na इज ग्रेटर देन Nc, पहली ये प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? Ca इज इक्वल टू सिग्मा Cbc, ये प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है? Ta इज लेस देन सिग्मा Sc। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, उसमें अंडर रेनफोर्स सेक्शन आया था, तो हमने उसमें डेफिनेटली बोल दिया था कि जो Ca की वैल्यू है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, देखो Na ज्यादा है Nc से, कितना है वो हमें नहीं पता, है ना? वो 2 mm ज्यादा है, 3 mm ज्यादा है, 20 mm ज्यादा है, वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि वो ज्यादा होगा वो रेनफोर्स सेक्शन है। Ta कम है सिग्मा St से, कम है, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितनी है ना? हमें सिर्फ एक ही चीज कंफर्म है कि Ca इक्वल टू सिग्मा Cbc होगा। अब दोनों फॉर्मूले देखो, यहाँ पर हमें Ta रखना होगा जो कि हमें नहीं पता होगा, है ना? क्योंकि कम है, बट कितना है ये तो नहीं पता है। Ca हमें पता होगा, है ना? तो ये फॉर्मूला बन जाता है Ca बाई 2 इंटू बी इंटू एन ए इंटू डी माइनस एन ए बाई 3। ठीक है, ये दिया होगा D, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था। Na हमने निकाल लिया था, D दिया था, Na हमने निकाल लिया था। अननोन क्या था? C। अब अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो Ca भी हमें पता होगा, सिग्मा Cbc 7। मतलब जब भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कंक्रीट साइड। ठीक है, जब भी आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है ना, इसका सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो वैल्यू चाहिए वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमें मिल जाएगी कंक्रीट साइड से, तो हम उससे निकाल लेंगे। अब अगर आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उसकी वैल्यूज लिख लीजिए जरा। क्या है? सबसे पहला तो Na इज लेस देन Nc, ठीक है। दूसरा क्या है? Ca इज लेस देन सिग्मा Cbc एंड Ta इज इक्वल टू सिग्मा Sc। अब Ca कम है, बट कितना है ये हमें नहीं पता है, बट Ta हमें एग्जैक्टली पता है सिग्मा Sc। तो सिग्मा Sc जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो Ta, फिर से Ast हमें लास्ट क्वेश्चन में पता था, D हमें पता था, Na हमने निकाल लिया था। मतलब सारी वैल्यूज पता चल जाएगी। जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा तो किससे निकलेगा? वो निकलेगा टेंशन साइड से या फिर स्टील साइड से, कुछ भी बोल सकते हो, टेंशन साइड से या फिर स्टील साइड से। ऑलराइट, अब अगर आपका बैलेंस सेक्शन होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू होती है? n इक्वल टू Nc, Ca इक्वल टू सिग्मा Cbc एंड Ta इक्वल टू सिग्मा Sc। अब यार दोनों से वैल्यू पता है, जिससे मनो उससे निकाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ Ca भी पता है हमें, Ta भी पता है, तो जिससे मनो तुम उससे निकाल लो, उससे तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो आई गेस कि आपको सारा कुछ समझ में आया है। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हालांकि बहुत जितना मैं कर सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन किया है, बट अगर नहीं समझ में आया तो आई विल फाइंड अनदर वे। बाकी इसकी यूनिट होती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो सेम, जैसे स्ट्रेस की यूनिट सेम क्या होती है? जो प्रेशर की होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट वही होगी जो बेंडिंग मोमेंट की है, दैट इज किलोमीटर मीटर। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।